नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे मुद्दे की जिसे युवाओं ने आवाज दी है। दरअसल उत्तराखंड के ज्यादातर युवा चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसा ही सख्त कानून आना चाहिए जैसा हिमाचल प्रदेश में है, ताकि दूसरे लोग बहुत आसानी से उत्तराखंड में जमीन ना खरीद सके। उनके पीछे उनके अपने तर्क हैं, अपने उत्तराखंड की आइडेंटिटी है, यहाँ की कृषि की जमीन को बचाना है और भी बहुत मुद्दे हैं। इसी पे आज बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ चुके हैं। मेरे साथ पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी और मेरे साथ राजेश मेंढोत्रा जी हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनिल प्रकाश जोशी जी आपसे करना चाहूंगा। बड़े पैमाने पे युवाओं ने ये आवाज दी है कि साहब हमें हिमाचल के तर्ज पे कानून चाहिए, और हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 का एक सेक्शन 18 है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जो इंपावर्ड करता है कि साहब कोई भी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता, खासकर एग्रीकल्चर भूमि तो बिल्कुल भी नहीं खरीद सकता। जब उत्तराखंड की बात आती है तो आपका क्या कहना है डॉक्टर जोशी? देखिए, पहले तो हमको यह समझना चाहिए कि उत्तराखंड की अवधारणा क्यों की थी हम सबने मिलके। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमने शायद देश के एक कोने में बसे हुए उन लोगों के लिए थी जो कई तरह की उन सुविधाओं से वंचित थे, जो कि देश के दूसरे कोने के लोग लाभ उठाते थे। हमें क्या दिक्कत थी आखिर उत्तर प्रदेश में साथ रहने के लिए? शायद यही बड़ा सवाल था कि हमें ऐसा लगता था कि शायद हमारी प्राथमिकताएं हम खुद तय कर पाए, हमारा अपना तंत्र और मंत्र हो, और जिससे कि हम आगे बढ़े अपने योजनाओं को खुद समझकर बनाकर। और ये अगर हित था तो सवाल ये उठता है कि इतने आज 20-21 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं, हमारे हिस्से और पल्ले में क्या पड़ा? क्योंकि अगर आप तमाम तस्वीर को एक नजर में देखें तो अगर हमने सिवाय इस कोरोना काल के हमारे बीच में जिस तरह से पलायन ने जोर पकड़ा, या तो वो इंटरनल माइग्रेशन था या फिर वो एक्सटर्नल माइग्रेशन था। इस कोरोना काल के दौरान निश्चित रूप से जब एक तरह की आपदा आई तो लोगों ने अपने घरों को सुरक्षित समझा होगा और घर में वापस भी आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के उत्तराखंड के बनाने के पीछे अपने घर को, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, वेशभूषा, भोजन, भाषा, इन सबको सुरक्षा भी देना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मेरा कहना यह है कि हम राष्ट्र देश की मुख्य धारा से हटने की कोई बात और कोई चिंता भी नहीं जताना चाहते, लेकिन हम एक बात अवश्य कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर, और वो बात ये है, देखिए हमारे बीच में अगर कुछ लोग आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं? क्या ये जो जमीन की खरीद फरोख्त, तो ये जो हमारे बीच में बड़ी जोरदार तरीके से होती है, ये हो रही है, क्या ये एक तफरीक का धंधा है या ये एक बड़ा ऐसा और भी धंधा इस रूप में जो कि आज देश के तमाम कोनों में दिखाई देता है कि भू माफिया कट के लोग बड़े बड़े हिस्सा का कल्चर होगा, प्लॉटिंग करिए और प्लॉटिंग करके फिर उनको बेचिए। मुझे लगता है ये स्वीकार के योग्य नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। आखिर क्यों आना चाहते हैं वो लोग जिनकी इच्छा है, जिनकी श्रद्धा है उत्तराखंड के प्रति? क्या है यहाँ ऐसा? यहाँ पे यहाँ की जलवायु है, यहाँ की नदियां हैं, यहाँ की प्राणवायु है, यहाँ के जंगल है, लेकिन इस शैली में जिस तरह से अतिक्रमण हमारे बीच में, अभी में सबसे पहली बड़ी चोट तो उसी को पड़ने वाली है। दूसरी बड़ी चोट, अब आप देखिए कि मेरे पास खबरें थी, आज भी थी, कल भी कुछ लोग मुझे फोन कर रहे थे कि किसी एक जगह में बड़ा तादाद में जंगलों को काटा जा रहा है, और अभी अभी मुझे किसी ने बताया कि कुमाऊं के भी क्षेत्र में
ताल के नजदीक भी बड़ा भारी क्षेत्र को इसलिए पातन किया जा रहा है कि वहां पे टूरिस्ट के मौज मस्ती के ठिकाने तय किए जाए। अब देखिए, मुझे लगता है इसकी दो दृष्टि बड़ा साफ होनी चाहिए। मैं सबको प्रणाम करता हूं, देश के लोगों को मैं सबको कहता हूं कि आपका स्वागत है, आप आइए। लेकिन और आते भी हैं अपने उत्तराखंड के, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां पे तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगे हों, लेकिन लोग आते हैं, आनंद लेते हैं और जाते हैं। इस संवेदनशील भूमि के प्रति दृष्टि बदल जानी चाहिए। इस दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर इसको डॉक्टर बचा जोशी, के रखना है, थोड़ा सा- बद्रीनाथ, केदारनाथ, बिल्कुल। गंगोत्री, तो प्रभु थोड़ा सा आपकी कनेक्टिविटी की भी दिक्कत आ रही है, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। राजेश मंडोत्रा जी, थोड़ा सा आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश को ये जो भूमि कानून था और खासकर इसका सेक्शन 118 था, उससे क्या फायदा मिला, आपका अनुभव क्या है? देखिए, हिमाचल को लेकर जहां तक बात है, हिमाचल का जो क्रिएशन है पंजाब से अलग होके, वो 1971 में एक पूर्ण राज्य के तौर पे हुआ। और 1972 के हमारे 3 ऐसे एक्ट हैं लैंड रिफॉर्म्स के, जो शेड्यूल 9 के अभी अंडर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर बाकी राज्यों के कंपैरिजन में हम बात करें, तो हिमाचल ने अपने आप को ये बहुत पहले असेस कर लिया था। रादर ये आप ये कहिए कि गठन और बनने के साथ ही जब हिमाचल अस्तित्व में आया पूरी तरह से एक राज्य के तौर पर, तो उसके 1 साल के भीतर हमने लैंड रिफॉर्म्स को इनेक्ट किया और उनको प्रोटेक्शन दिलाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 9 की। उससे सबसे बड़ी बात यह हुई कि ना केवल जिस सेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं, एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट की सेक्शन 118 है, धारा 118, जिसके तहत बाहर से कोई भी व्यक्ति निजी भूमि हिमाचल में नहीं खरीद सकता। सरकारी भूमि की जो मैंडेट, मैं आऊंगा मेहरोत्रा साहब, थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है। डॉक्टर जोशी, 2004 में एक सैंपल सर्वे हुआ था और उसमें एनएसओ ने किया था। उसमें यह था कि उत्तराखंड के किसान की जो आय थी, मासिक आय थी, वो हिमाचल प्रदेश के किसान से ज्यादा थी। और 2013 में हिमाचल का किसान कई गुना आगे बढ़ गया और हमारा किसान वहीं का वहीं रह गया। तो ये तो अपने आप में ही एक एग्जाम्पल है कि हमने एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा महत्वता नहीं दी। देखिए भाई, इसमें ये भी एक बड़ा वो भी है कि देखिए, जब हमने एग्रीकल्चर को बहुत महत्व नहीं दिया, कृषि को बहुत ये नहीं माना कि ये हमारी एक सपोर्टिंग इकोनॉमी हो सकती है हिमाचल प्रदेश की तरह, और यही बड़ा बड़ा कारण था कि सरकार की नीति और ढांचे में एक बहुत जोरदार पहल खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं थी, जो तर्ज में वाईएस परमार पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पहला बड़ा काम पूरे राज्य में सड़कों के साथ कृषि और खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका बहुत बड़ा योगदान है, हमने नहीं किया। इसलिए लोगों ने छोड़ो इस जमीन को, जाओ यहां से बाहर। और उस भूमि को जो कृषि की थी, वो या तो बेचने के उस तरफ चली गई, या जो दूसरे लोग जो यहाँ पर एक तरीके से ठंडी हवाओं के लिए आना चाहते थे, रहना चाहते थे, उनके लिए अवसर तो हमने प्रदान किया। लेकिन सरकार ने बीच में एक बार यह जरूर हुआ कि खंडूड़ी की सरकार ने एक नियम बना लिया, एक सीमित, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, कम से कम तब जब, मैं आपको बता दूं, जब 1972-71 में हिमाचल प्रदेश बना था, ये भू माफिया कल्चर उतना गंभीर रूप से एक बड़ी विपदा नहीं थी। आज ये तो एक बहुत बड़ा बिजनेस धंधा, रियल एस्टेट बिजनेस का जो आ चुका है, और इनके जो पैर पसारे और उत्तराखंड तक जो ये पहुंचने की शुरुआत हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कष्ट बनने वाला है। इसलिए सरकार को चाहिए, सरकार को एक रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि बीच में वो रिवोक कर दिया गया कि नहीं साहब आप कुछ भी ले सकते हैं। मुझे लगता है बहस होनी चाहिए कि हम दूसरों का भी सम्मान करें, आए दो रहे, कैसे रहे, कौन सा हो, वो सिस्टम कौन सा हो, मालिकाना अधिकार हमारे बने रहे। आप रहना चाहते हैं 5 साल 10 साल, आपको लीज में दे सकते हैं, लेकिन आपकी लीज 10 साल मालिकाना हर, क्योंकि हम इसमें भी नहीं हिस्सा बनना चाहेंगे कि हम लोगों से कहेंगे आप मत आइए। तो मुझे लगता है एक बड़ी बहस हो सकता है। चलिए, मालिकाना एक व्यापक बहस की आवश्यकता, आपने सही कहा। राजेश मेंडोत्रा जी,
आप थोड़ा सा जो आपके यहाँ पर ये कानून लाया गया उससे कम से कम जो आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, हॉर्टिकल्चर पे डिपेंडेंट थी, या एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट थी, वो तो उनकी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी रही। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी और उनको फायदा भी हुआ इससे। मैं यही कह रहा था कि जब हिमाचल ने जो टेनेंसी एक्ट है इसको लागू किया और इसकी जो सेक्शन 118 को बीच में इंडल्ज किया, इसमें एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। डॉक्टर वाईएस परमार ने, क्योंकि उस वक्त भी जो हमारे संविधान के जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो समानता का अधिकार सबको देते हैं, लेकिन उस चीज से बचने के लिए एक नई चीज क्या की गई है इसमें कि डाल दिया का जो उसमें जो लैंग्वेज है वो है एग्रीकल्चरिस्ट उसमें शब्द है, उसमें नॉन हिमाचली शब्द नहीं है। और एग्रीकल्चरिस्ट उसी को माना जाता है हिमाचल के लॉज के मुताबिक जो हिमाचल में एग्रीकल्चरिस्ट हो। तो ये एक तरह से एक परोक्ष रूप से एक बंधन हो गया कि बाहर से आके कोई भी यहाँ लैंड नहीं ले सकता, प्राइवेट लैंड खासकर। और कुछ चीजों में इसमें छूट दी गई है, जैसे इंडस्ट्रियल यूज है और जो बाकी चीजें हैं उसमें इसमें छूट दी गई है। और इसी को एनेबल करने के लिए एक दूसरा एक्ट हमारे पास है जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग है, और इसमें भी हिमाचल ने एक अच्छा काम ये किया है कि जिनके पास ज्यादा लैंड होल्डिंग थी उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये बहुत शुरू में कर लिया था। और 72 का ही ये एक्ट भी है। तो इन दोनों एक्ट के बीच में जब काम होता है तो लोगों में ये अवेयरनेस है, हिमाचल के लोगों में अब, कि अब सेक्शन 118 को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे जैसे ही किसी ना किसी माध्यम से उसमें थोड़ा सा उसको लूज करने की कोशिश करती है तो पॉलिटिकल एक वो बन जाता है, इशू बन जाता है। और वो इशू फिर आप मुझे अपने अनुभव से बताइए, ये जो सेक्शन 118 है हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, ये कितना फायदेमंद रहा और उसने वहां के फार्मर्स, एग्रीकल्चरलिस्ट, हॉर्टिकल्चरलिस्ट या अलाइड एक्टिविटीज में लगे लोगों को कितना इंपावर्ड किया, इकोनॉमिकली इंपावर्ड किया? देखिए, इकोनॉमी के लिए हिमाचल में जो फूड ग्रेन्स हैं उससे ज्यादा हॉर्टिकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और हॉर्टिकल्चर का योगदान हमारे यहाँ जीडीपी में बहुत ज्यादा है। लेकिन जो दूसरी चीज है जो 118 से हुई वो ये हुई कि जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, चाहे उनके पास लैंड होल्डिंग कम थी या ज्यादा थी, जो लोग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के फील्ड में काम करते थे उन्होंने अपने काम धंधे नहीं छोड़े, क्योंकि उनकी जो लैंड है उसको प्रोटेक्शन मिल गई। और अब तब से लेकर अब तक जो भी काम जितना भी हुआ इस फील्ड में, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो भी अपनी लैंड को, जो कल्टीवेशन की एक आदत है उसको लेके चले हुए हैं। जो बड़े किसान हैं वो जो कमर्शियल क्रॉप है उसकी तरफ को जा रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई कि जो किसान इसमें जुड़े हुए थे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज में, उन्होंने अपने धंधे को, इस काम को छोड़ा नहीं। बिल्कुल, और उसकी वजह से पलायन नहीं हुआ। डॉक्टर जोशी, अगर आप उत्तराखंड में लैंड होल्डिंग्स देखेंगे 0.49 हेक्टेयर, ये एक एवरेज है लैंड होल्डिंग का। 2000 के बाद हमारी लैंड होल्डिंग्स बहुत श्रिंक की है, हमारी एग्रीकल्चर लैंड बहुत श्रिंक की है। हम ये भी जानते हैं 71% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। सर, तो ऐसे में ये तो बहुत जरूरी है कि जिनके पास थोड़ा बोड़ा लैंड है वो आने वाले दिनों में जो है वो लैंडलेस हो जाएंगे और बाहर के लोग उनकी लैंड पे काबिज हो जाएंगे, और ये एक तरह का फैशन भी बन गया। अगर आज आप पहाड़ में देखेंगे, हमारा पहाड़ी जिसके पास 20 नाली जमीन थी वो बेच चुका है, अब उसके यहां वो गार्डगिरी की नौकरी कर रहा है। ये देख के भी बड़ा खराब लगता है साहब। देखिए, ऐसा है रमेश जी, दो सवाल बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि आज हमको, मतलब मैंने कहा, चर्चा होनी चाहिए। जब देश में वनों का संकट शुरू हुआ तो एक फॉरेस्ट एक्ट आया और उसने कहा कि 33% मैदानी इलाकों में और पहाड़ में 67% लैंड विल रिमेन अंडर फॉरेस्ट। क्यों? कि सारे देश को जंगलों की चिंता हो गई। वो कितना है वो बात दूसरी है। क्या आज ये नहीं सवाल खड़ा होगा कि खेती बाड़ी में भी एक परसेंटेज तय हो जानी चाहिए, ना वो बेची जा सकती हो, ना वो किसी अन्य पर्पज के लिए यूज की जा सकती है, उतने में खेती होनी ही चाहिए। और किसी भी राज्य के लिए तो ये वैसे भी आवश्यक हो कि कम से कम उस राज्य की आत्मनिर्भरता, जो बड़े सवाल खड़े हैं आज, वो कम से कम इतना फूड तो पैदा ही करे कि जो अपने लोगों को पाल सके। तो ये दो बातें, इसलिए कि जब हम कोई बड़ी हमको समस्या खड़ी होती है तो हम एक्ट ले आते हैं। अब फॉरेस्ट एक्ट आ सकता है तो एग्रीकल्चर एक्ट
यह बताते हुए कि किसी भी राज्य का किसी भी हालत में 15% भूमि खेती ही रहनी चाहिए, वो उससे किसी भी हालत में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखो, अभी एक मित्र जो मल्होत्रा जी बता रहे थे वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उन्होंने कहा कि 118 को कोई छू नहीं सकता। जो जब ये उत्तराखंड राज्य में जब से आंदोलन हुआ था और इसे राज्य मांगा गया, राज्य बनाया गया, तो अभी जो सबसे बड़े संकट खड़े हुए वो गांव। आप खेती बाड़ी जाने का मतलब और लोगों की जमीन खरीदने जाने का मतलब गांव के अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा। और 15-16 में हमने गांव बचाओ यात्रा इन्हीं मुद्दों को लेकर की थी कि गांव की आत्मनिर्भरता पहला सवाल, गांव के ऊपर अतिक्रमण दूसरा सवाल, गांव की संपन्नता मतलब समृद्धि, मतलब वहां का खेती बाड़ी पानी ये किसी भी गांव को मजबूत करता है। हिमाचल प्रदेश हम जरूर कहते हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि आज ये बड़ा महत्वपूर्ण बहस आपने कराई है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है कि जहां एक तो चुनाव आने वाले हैं, नंबर दूसरी बात, लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कोरोना के बाद, जो दिल्ली में भटक रहे थे उन्होंने कहा भाई अपना गांव ठीक है। अगर ऐसे समय में, इस समय जबकि इस तरह की परिस्थितियां हैं, हमें लगता है कि हमको इस पर बड़ा चिंता करनी चाहिए और समझ बनानी चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड सबके लिए है, लेकिन कम से कम उत्तराखंड भी बचे रहे। सवाल उत्तराखंड तो बचा ही रहेगा, नाम पड़ गया, पर उत्तराखंडी बचेंगे नहीं बचेंगे, ये बड़ा सवाल है और इस पर चिंता की जाए। राजेश जी, एक और बड़ा मुद्दा है, कभी क्या वहां के लोगों को ऐसा लगा कि साहब हमने ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ये हिमाचल प्रदेश के विकास में बाधक है? कभी ये सोच भी पनपी वहां पर? नहीं, अभी ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी हाल ही में 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था, हिमाचल सरकार ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की थी, जिसमें हर क्षेत्र में निवेश लाने के लिए कोशिश की गई। जब उस निवेश के दौरान या ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान प्रधानमंत्री धर्मशाला भी आए थे, बड़ा जो बैठकें और चिंतन भी हुआ हिमाचल के लॉज को लेकर। एक बात बीच में आई कि जो रेवेन्यू लॉज हैं वो सच में इन्वेस्टमेंट के लिए एक बाधा बने हुए हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद राज्य सरकार इन लॉज को लेकर कोई भी कदम आगे नहीं उठा पाई। दूसरी बात, एक चीज उसमें की गई कि जो 118 का प्रोसेस है उसको बजाय कि मैनुअल या फिर स्लो रखने के ऑनलाइन कर दिया जाए, और जो परमिशन मांगते हैं लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए खासकर, उनके लिए एक गिवन टाइम दे दिया जाए, वो डीसी के लेवल पे कितने दिन फाइल रहेगी और सरकार के लेवल पे कितने दिन की रहेगी। ये सिर्फ एक बात ये की गई कि उसका ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया। दूसरी बात ये कि जो हिमाचली फील करते हैं बीच में, 118 एक बाधा केवल बाहर के लोगों के लिए नहीं है, 118 हिमाचल के लोगों के लिए भी बाधा है। क्योंकि अगर हम सोसाइटी एक्ट में कोई सोसाइटी बनाते हैं, 4 युवक इकट्ठे होके और कोई काम अपने लिए करना चाहते हैं, तो सोसाइटी एक्ट में जैसे ही सोसाइटी बनेगी वो 118 की दायरे में आ जाती है, क्योंकि सोसाइटी, कंपनी और जो बाहर से जो तीनों तरह के लोग हैं, ये चाहे बाहर से कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हिमाचल में है, चाहे हिमाचल के सारे लोग हैं लेकिन वो सोसाइटी के रूप में काम करना चाहते हैं या फिर कंपनी के रूप में, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी हो जाती है जिसको फिर 118 की परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये बाधाएं जरूर हैं, लेकिन इन्हीं बाधाओं से हिमाचल अभी तक जितना बचा हुआ है वो इन्हीं वजह से बचा हुआ है। संविधान में हमें का जो राजेश जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपका कैंटोनमेंट बोर्ड, और इन एरियाज में तो ले सकते हैं? नहीं से कहीं भी नहीं ले सकते। 118 जो है वो हर जगह लागू है। अच्छा, 118 हर जगह लागू है। म्युनिसिपल एरिया की जहां तक आप बात कर रहे हैं वहां आप सिर्फ बिल्ट अप स्ट्रक्चर ले सकते हैं, लेकिन उसकी किसी भी तरह की अगर ट्रांजैक्शन हुई तो उसकी परमिशन लेनी होगी। और आप कह रहे हैं कि अब किसी भी सरकार के लिए सेक्शन 118 को अमेंड करना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि लोग इतने जागरूक हैं। बस इसके 2 वजह हैं, एक तो लोग साथ नहीं देते, और दूसरा सरकारों को जब अमेंडमेंट करनी होती है राज्य सरकारों को तो वो विधानसभा में करनी पड़ती है। फिर उसकी परमिशन के लिए, क्योंकि भारत सरकार के जो संविधान है, आर्टिकल 9 जो शेड्यूल 9 है उसका एक्ट है, तो फिर उसकी कंफर्मेशन के लिए भारत सरकार को भेजना पड़ता है। तो अंडर द टेबल या फिर चोरी छिपे इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती। और अगर विधानसभा में एक्ट लाके करनी है, बिल लाके करनी है,
तो फिर पब्लिक मूव बन जाता है। तो एक सबसे बड़ी वजह ये है। ओके, डॉक्टर जोशी, आपको लगता है कि कम से कम उत्तराखंड की विधानसभा को ईमानदारी से एक बार इस पे चर्चा करनी चाहिए और जो राज्य हित में है वो कदम उठाना चाहिए और खूब सारा पढ़ लिख के हमारे जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, केवल हिमाचल प्रदेश का ही नहीं, असम का भी पढ़े, अरुणाचल प्रदेश का भी पढ़े, सिक्किम का मॉडल भी पढ़े और उसके बाद तय करें कि साहब उत्तराखंड के लिए कौन सा मॉडल बेहतर हो सकता है। एक विधानसभा में एक ईमानदार बहस की जरूरत है और एक लंबी बहस की जरूरत है सर, और उसके बाद सरकार कंसेंसस में पहुंचे। मैं पहले तो उन सब युवाओं को इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि जो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और मेरा उनको से अनुरोध तो यही रहेगा कि वो एक बड़ी बहस का हिस्सा बन रहे हैं, एक ऐसी बहस जो उत्तराखंड की साख, शान और संपत्ति को बचाएगा, पर साथ में मुझे लगता है कि वो उनकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो डिफेंसिव होनी चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उन सबको जिनको अतिथि कहते हैं, जो तीर्थ यात्री आते हैं, वो हमारा हिस्सा है। हमको एक ऐसे रास्ते तैयार करने चाहिए कि कोई भी यहाँ आने के लिए आतुर तो हो, लेकिन हमारी अस्मिता, हमारे अस्तित्व के सवालों से कोई भी किसी भी तरह के समझौते के हमें अवसर नहीं देने चाहिए। और निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए। विधानसभा का तो पहला दायित्व है कि इस पर बात करें, चर्चा करें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इन 21 सालों में हम बहुत कुछ खो चुके हैं, भटक चुके हैं, और अभी उत्तराखंड जिन मुद्दों और बातों के लिए तैयार किया गया था उसके चिन्ह बहुत कम है। डॉक्टर वो भी जोशी, धूमिल होते चले। एक और बात, अगर हम जैसा कि हम एक पॉइंट उठा रहे हैं कि साहब आप हिमाचल की तरह भू कानून लागू करो, तुरंत हमसे कह दिया जाएगा साहब आप राज्य को पीछे ले जाना चाहते, आप विकास विरोधी हैं, आप इन्वेस्टमेंट नहीं आने देना चाहते। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, हमारी ग्रोथ रेट कैसे आगे बढ़ेगी, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, हमारे यहाँ समृद्धि कैसे आएगी, हमारा पूरा जो जीडीपी का प्रोस्पेक्ट है वो कैसे आगे बढ़ेगा। उनको हम क्या कहें? उनको डॉक्टर जोशी आपका क्या जवाब? उनको एक ही जवाब है, एक ही जवाब है। हिमाचल प्रदेश 1971 में बन गया, तोल लें अपने साथ, नाप लें अपने साथ। अगर उसको हिमाचल प्रदेश को बने हुए 50 साल हो गए तो उसका 1/3 कौन से लाभ उठाए आपने अपनी जीडीपी में? सवाल ये है, क्या हिमाचल प्रदेश पीछे है आज? बार बार हर भारत में हम हिमाचल प्रदेश का तो नाम ले रहे हैं, वो ये सवाल खड़ा ही नहीं कर सकते, और खड़ा करने के लिए उनके नैतिक दायित्व भी नहीं है, क्योंकि आज तक कौन सा बड़ा काम कर दिया कि अगर हम अपने बनाए हुए नियम और कानूनों में चल रहे तो कौन से बड़े परिवर्तन हम ले आए जो कि हम कह दें कि हमारे रास्ते अलग होंगे? कौन से रास्ते? भटकाव है। मुझे लगता है कि हम अभी भटके हैं। इन बातों पर बहुत गंभीरता नहीं है कि केंद्र में गांव और व्यक्ति जो पहाड़ के दूर दराज, इनको केंद्रित करते हुए बहस होनी चाहिए, तब सवालों उनके ऊपर ज्यादा होंगे बनस्पत वो सवाल जो आप कह रहे हैं कि यहाँ के विकास का क्या होगा। यहाँ अभी तक क्या हुआ, पहला सवाल, और हिमाचल प्रदेश कौन सा पीछे छूट गया, ये उत्तर है हमारे सबसे बड़े। ओके राजेश जी, एक और बात बताइए, आपको लगता है कि अब सेक्शन 118 जैसे क्लॉज को किसी भी कानून में लागू करना इतना आसान नहीं रहता? क्योंकि साहब आपको बाकी लोग भी सवाल करने लग जाएंगे कि साहब आप कर रहे हैं तो हमारा राज्य भी करना चाहिए। 1972 और 2021 में एक बड़ा अंतर आ गया, आपका अनुभव क्या कहता है? जो मैंने आपको पहले कहा, हिमाचल में भी इस बात को लेकर कई बार इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर और लोग जिनको दिक्कत हुई 72 से पहले से जो हिमाचल में रह रहे थे, यानी कि उनको भी अभी अधिकार नहीं था हिमाचल में लैंड लेने का, उन्होंने हाई कोर्ट गए, यहाँ भी हाई कोर्ट के बाद कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट भी गए, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम शेड्यूल 9 में थे, इसलिए इस एक्ट को चैलेंज करने की उस तरह की बात नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि डॉक्टर परमार ने जब इसको इंक्लूड भी करवाया था तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट वर्ड यूज करवाया था, उसमें नॉन हिमाचली वर्ड नहीं था। ऐसी जो लीगल जो लोग हैं वो बताते हैं कि अगर नॉन हिमाचली वर्ड इसमें होता इस कानून में तो शायद वो उड़ भी सकता था, पहले उसको हो सकता है हटा भी। जी 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 बिल्कुल। तो इसमें एग्रीकल्चरिस्ट शब्द यूज किया गया और एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा उसी की ली गई जो हिमाचल में जिसके पास जो जोतने लायक भूमि है। और डॉक्टर जोशी, मैं आपसे क्योंकि ये बात जरूर आएगी,
अगर राज्य सरकार कोई कानून पारित करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे क्वैश कर सकता है। जो हवाला, जो तर्क दिया राजेश जी ने, लेकिन आप देखिए ना, अगर हम शब्दावली बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं बहस और बातचीत, वो सारे सवाल जो अभी मल्होत्रा जी ने भी उठाए वो सब सोच समझ के, और मेरा तो मानना है कि उससे भी बेहतर अगर हम ऐसा भी रास्ते निकालें कि जिससे हम किसी दूसरे को न आने से न रोकें, बल्कि हम उसको एक ऐसा प्रोविजन दें कि जिसमें मालिकाना हक हमारे हों। अगर टूरिज्म सबसे बड़ा टारगेट है सरकार का, और मेरे पास एक घर है और मेरे कोई दिल्ली के लोग उसमें 5 साल रहना चाहते हैं, मैं उसको एक छोटा सा घर बना के दे दूं, रहो भाई 5 साल, लेकिन मालिकाना हक मेरे होंगे, टूरिज्म होगा, एक तरफ टूरिज्म भी होगा, उसको आनंद भी होंगे। कम से कम वो ये तो नहीं कहेगा कि उत्तराखंडी विरोधी है दूसरों को आने के लिए। मुझे लगता है इन सब पर बातचीत होनी चाहिए, और मीठे तरीके से, जैसे उत्तराखंड है उस तरीके से हम जब परोसेंगे तो निश्चित रूप से हम दोनों को बचाएंगे, उनको भी और अपने को भी। ओके, आखिरी सवाल राजेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं की एक बड़ी मांग ये है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि साहब आप हिमाचल प्रदेश जैसा मजबूत भू कानून लाइए ताकि हमारी लैंड बची रहे, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बचा रहे और हमारी अस्मिता बची रहे। जी नहीं, ये मांग जायज लगती है। वैसे पहाड़ के लोगों को बहुत सारी चैलेंजेस और भी हैं, केवल यही नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो हमारी जमीनें चली जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो जो सरकार सत्ता में जो होती है उसका बहुत बड़ा रोल है। अगर लोग डिमांड कर रहे हैं तो सरकार को जो अपने लीगल एक्सपर्ट हैं, जितना भी संसाधन उनके पास है, उन सबको लगाकर ये प्रोटेक्शन, मिनिमम प्रोटेक्शन तो देनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज पहाड़ में जो लैंड है उसकी वैल्यू वैसे ही बहुत सीमित है, उसका यूज बहुत सीमित है। हमारे पास जो एग्रीकल्चर के लायक जो लैंड है वो वैसे ही कम होती है, और जिस तरह से उत्तराखंड का भी गठन हुआ है उत्तर प्रदेश से अलग होकर, उसको, उन सारी हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो ये जो डिमांड है ये जेन्युइन है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जो जील चाहिए, जो इच्छा शक्ति चाहिए, वो सरकार में चाहिए, और सरकार इसमें कितना सपोर्ट देखती है वो देखना होगा। हिमाचल में तो क्योंकि ये बहुत पहले हो गया था, और जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे, उनकी अपनी जो दूरगामी सोच थी शायद वो इसमें बहुत काम आई, लेकिन इतना जरूर है कि हिमाचल ने इस वजह से अपना नुकसान कोई नहीं किया है। ओके, डॉक्टर जोशी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, जब हम बात इन्वेस्टमेंट की करते हैं तो सर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा जो इन्वेस्टमेंट आया था वो 2002 से 2007 के बीच आ गया था। वो इसलिए भी फायदेमंद था क्योंकि सेंटर ने हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए थे, बहुत सारे टैक्स कंसेशन थे, बहुत सारे फायदे हमें मिल रहे थे। अब वो सब चले गए हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर की अप्रोच उत्तराखंड फ्रेंडली नहीं होगी, क्योंकि हर कोई इन्वेस्टर आता है वो अपना मुनाफा देखता है। तो पहली बात तो हमें ये देखना चाहिए कि कोई बड़ा इन्वेस्टर यहां आने को तैयार नहीं होगा। आपको लगता है कि हमें लोकल इकोनॉमी एक सॉल्यूशन है छोटे राज्यों के लिए? लोकल इकोनॉमी, लोकल इकोलॉजी एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट। यस, मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक बेहतर इकोनॉमी के लिए लोकल इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रधानमंत्री एक बार बार नारा जो हम सबके बीच में देने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भरता, तो पहली आत्मनिर्भरता तो मुझे लगता है खेती बाड़ी हर राज्य की इतनी और ऐसी होनी चाहिए कि अपने पेट के सवालों को पूरा करे। दूसरी इकोलॉजी, आप ये बताइए कि आखिर उत्तराखंड क्यों दौड़ना चाहते हैं लोग, क्यों आना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी, क्यों हम यहाँ से भाग के जाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ जोड़कर देखना चाहिए। जो यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ की इकोलॉजी के लिए, और जो यहाँ से भागना चाहते हैं वो यहाँ अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इन चीजों पर केंद्रित होंगे तो सवाल यह है कि हम बहुत कुछ परोस पाएंगे। और ये तो तय है कि जो इन्वेस्टर आते हैं, मुझे एक मित्र थे मेरे बड़े सीनियर IAS, उन्होंने कहा साहब आपके इन्वेस्टर की जो दौड़ आपके प्रति है वो भैया 1 रुपए में जमीन के लिए होती है, अब वो जमीन लपेटने के चक्कर में ज्यादा आते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारी ऐसी कौन सी तैयारियां होती हैं या हो सकती हैं कि हम उस लाभ को वो जो ले लेते हैं यहाँ पे रह के कुछ चंद सालों में या कुछ समय में, उसको हम कैसे अपने लोगों के बीच में
बेहतर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये सब संभव है। ओके। ये इसलिए संभव है हाँ। कि हमारे पास बहुत से रास्ते हैं। टूरिज्म है, अपनी स्पेसिफिक फार्मिंग है, ऑर्चर्ड के लिए हमारा क्लाइमेट एडवांटेज, हमारे पास कई क्लाइमेट एडवांटेज है। बहस नहीं होती, बात नहीं होती, भागीदारी बढ़ाने की बात की जानी चाहिए, क्योंकि कितने प्रयोग कितने लोगों ने कर दिए। डॉक्टर जोशी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, जो युवा इस तरह की आवाज लेकर सामने आए हैं कि मजबूत भू कानून चाहिए, उनकी नजर आप लोगों पर भी है और बहुत आशा भरी नजरों से आप लोगों की तरफ देखते हैं। मैं चाहता हूं डॉक्टर जोशी उनसे क्या कहना चाहते हैं, ये मैं जरूर चाहूंगा। आप देवभूमि डायलॉग के मंच से उन युवाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि मित्रों, अगर किसी भी तरह की आशाएं आपकी मुझ जैसे लोगों पर है, तो पहला तो आपको मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस बात को सोचना शुरू किया, जिस बात को हमने नहीं उठाया। क्योंकि हम उस समय गति देख रहे थे कि उत्तराखंड किस दिशा में और दशा में जा रहा है, कितनी विल थी सरकारों की। लेकिन अब जब 2 दशक हो चुके, बहुत कुछ पल्ले में नहीं पड़ा, तो आपके भविष्य का सवाल है। तो इसलिए आपको संगठित होकर के इस पर बड़ी चर्चा का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मेरी जितनी उम्र हो चुकी है, आपकी उतनी बची है। तो मेरे से आपकी आशाएं एक सीमित समय तक की हो सकती हैं, लेकिन आपको अपने आप से ज्यादा अपेक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आपका लंबा जीवन है। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 40 साल बिना उत्तराखंड राज्य बने गुजारे थे, लेकिन आपकी पैदाइश से लेके और आपके अंत तक आप उत्तराखंडी ही रहेंगे। इसलिए आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है। इसलिए संगठित होकर अपनी मांग को बहुत तौर तरीके से अध्ययन करने के बाद, एक अच्छी बहस की शुरुआत करने के बाद, अपने अंदर ही करिए बहस पहले। क्योंकि अगर आप कोई चीज प्रस्तुत करेंगे, हम मात्र नारों से और आंदोलनों से नहीं, बल्कि एक पढ़ाई लिखाई बहस समझ तैयार करते हुए व्हाइट पेपर तैयार करिए। और तमाम देश राज्य के कानूनों को एक साथ करके, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब की बातों को जोड़ करके एक व्हाइट पेपर बनाइए। और उस व्हाइट पेपर पर फिर सरकारों को बाध्य करिए कि बहस करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी करे, कि ये आएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी आएगी। तमाम तरह के लक्ष्य तो हमारे बीच में होते ही हैं। सभी से ये सवाल पूछ डालिए उस व्हाइट पेपर को बना के। बिल्कुल ठीक कहा कि एक व्यापक विचार विमर्श, एक व्यापक बहस होनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो उत्तराखंड के युवाओं ने आवाज उठाई थी कि हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड को भी एक मजबूत भू कानून चाहिए, हमारी कृषि भूमि या उससे जुड़ी हुई जितनी भी भूमि है वो बची रहनी चाहिए, इस पर आज हमने एक बहस की शुरुआत की है। लेकिन आगे भी हम इस मुद्दे को ज्यादा प्रमुखता से उठाएंगे। इसके बाकी जो अलग अलग एस्पेक्ट हैं उन पर भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को ना सिर्फ उठाएं, बल्कि राज्य के विषय को लेकर राज्य को कौन सा मॉडल चाहिए उस पर एक व्यापक विचार विमर्श के बाद एक बदलाव जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को देखने के लिए आपका।